अभी है सर्प विष की चिकित्सा आयुर्वेद मतानुसार। सर्प दंश करने पर सर्वप्रथम व्यक्ति को चाहिए कि वह उस सर्प को ही काट ले, अन्यथा किसी मिट्टी के ढेले आदि को वस्तु को दांत से काट ले। फिर दंश स्थान पर मुख की लार या फिर कान का मैल लगा दे। दंश स्थान के 4 अंगुल ऊपर अरिष्ट बंधन बांध ले। इस अरिष्टा को अलसी आदि के धागों से बनाया हुआ हो। मंत्रों को जानने वाला सिद्ध मंत्रों से अरिष्ट को बांधे, जो मंत्रों से सिद्ध हो। अरिष्ट बंधन के विषय में आचार्य भागवत ने कुछ अपना अलग मत दिया है। अर्थात जिस प्रकार बांधने से पानी का बहाव रुक जाता है, उसी प्रकार अरिष्ट बंधन से भी विष का वेग रुक जाता है। बंधन से दबी सिराएं विष को नहीं ले जा सकती हैं। अरिष्ट बंधन की विधि बताते हुए आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि शाखादि में दंश होने पर दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर वस्त्र के पट्ट, चर्मपट्ट, वृक्ष की अंत छाल अथवा किसी कोमल वस्तु से अरिष्ट बंधन बांधे। शाखा आदि में दंश होने पर 4 अंगुल ऊपर। इससे विष ऊपर की ओर प्रसारित नहीं हो पाता है। जिन स्थानों पर अरिष्ट बंधन न बांधी जाए वहां पर भेदन करके दाह कर्म करना जरूरी होता है। आचूषण, भेदन तथा अग्निकर्म सर्वत्र कार्यकारी होते हैं। आचूषण की विधि बताते हुए आचार्य भागवत ने कहा है कि मुख में मिट्टी, राख, अगध, गोबर भरकर दंश स्थान पर आचूषण करें। इससे क्या है, डायरेक्ट सीधा जो विष रहेगा वो बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। अरिष्ट के नीचे शस्त्र से प्रच्छन्न करके मांसल स्थान में तो अवश्य ही प्रच्छन्न करके ही आचूषण करें। आचार्य संधि तथा मर्म स्थान में निष्पीड़न करने के लिए कहा गया है। मर्म तथा संधि स्थान में स्थित विषों को चारों ओर से दबाकर बाहर करें। इस प्रकार विष का वेग नहीं बढ़ता है, क्योंकि बीज नाश होने पर अंकुर नहीं बनता। मर्म स्थान में दंश होने से व्यक्ति की मृत्यु को प्राप्त हो सकता है या होता है। संधि स्थान में दंश होने से विकलांगता उत्पन्न आ जाती है, विकलांगता प्राप्त हो जाता है। दाह कर्म क्या है, इसके लिए आचार्य ने निर्देश किए हैं कि दाह कर्म हेतु स्वर्ण आदि लोहों से या जलती लकड़ी से दाह करें। अग्नि से दग्ध करने पर सर्प विष भी भस्म हो जाता है, परंतु मंडली सर्प का विष पित्त प्रधान होता है, इसलिए दाह कर्म ना करें। रक्त स्रावन, इसकी उपयोगिता बताते हुए आचार्य ने लिखा है कि रक्त के निर्हरण के लिए निर्हरण से विष भी निकल जाता है। यदि व्यक्ति का रक्त विष से दूषित हो, शरीर के अंगों में फैल गया हो, तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। इसलिए रक्त स्रावन एक उपयोगी विष चिकित्सा की क्रिया है। इस विधि को बताते हुए आचार्य सुश्रुत ने कहा है, सिद्धहस्त चिकित्सक द्वारा दंश स्थान के चारों ओर इसराओं का भेदन करें। विष के फैलने के बाद हस्तपाद के अग्रभाग के मस्तक में भेदन करें। रक्त के निर्हरण से संपूर्ण विष निकल जाता है, इसलिए रक्त विस्रवण एक श्रेष्ठ क्रिया है। यदि दंश स्थान की सिराएं स्पष्ट न दिखाई दें तो वहां श्रृंग या जलों का द्वारा रक्त का निर्वहन करना चाहिए। ठीक है। श्रृंग क्या होता है, कोई जानता है? श्रृंग के द्वारा जो अपन रक्त मोक्षण करते हैं। सर सिंह होते हैं जो कि एक श्रृंग यंत्र भी होता है सर। अभी उसकी जगह क्या चलता है, वैक्यूम क्या कपिंग सर? टाइप का। अभी वैक्यूम कप टाइप का होता है उससे। यस सर। तो आगे के चलते लेप एवं परिषेक, सिरा वेद के उपरांत प्रच्छान लगाकर अगध विषनाशक औषधियों का लेप करें। इसके अतिरिक्त चंदन खस युक्त जल का परिषेक भी करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी विष के विभिन्न विकारों में शीतल लेप उपयोगी है। विष वेग के कारण यदि रक्त का बहना म्यूट हो जाए सब। विष के वेग
के कारण यदि रक्त का बहना रुके नहीं, रोगी को मूर्छा, खिंचाव, ट्रैकीकार्डिया आदि हो तो उसे शीतल लेप अन्य शीतल क्रिया करनी चाहिए। घृतपान, घृत के पान की भी विष चिकित्सा में उपयोगिता मानी गई है। तीक्ष्ण होने से विष हृदय को हानि करता है, अतः हृदय की रक्षा के लिए घृतपान करें। घृत या मधु चटाएं, घृत में पतला किया हुआ अगद मिलाकर भी पान करा सकते हैं। अंजन, विष पीड़ित अंजन का विधान, इसलिए आचार्य ने बताया है कि यक्षकूट पर शोथ, निद्रा से पीड़ित, विवनता, अविल नेत्र तथा जो व्यक्ति नाना प्रकार के बाणों को देख रहा हो उसे अंजन लेना चाहिए। नस्य निष्ठ, जब विष पीड़ित मनुष्य में त्राचूल, गुरुता, आलस्य, अनुस्तंभ, गलग्रह, मन्य स्तंभ के लक्षण होने लगते हैं तब उसे विरेचन या नस्य देना चाहिए। बमन, यदि सर्पदंश से पीड़ित पुरुष को मद मूर्छा होने लगे, वह पुरुष कफ प्रकृति का हो, शीत प्रशीत हो रहा हो, शीतकाल हो तो उसे तीक्ष्ण बमन करा देना चाहिए। विरेचन, सर्प विष से पीड़ित पुरुष यदि पित्त प्रकृति का हो अथवा उसे कोष्ठ, दाह, पीड़ा, आत्मान, मूत्रावरोध, मूत्रमल के अवरोध से पीड़ित वायु आदि हो तो उसे विरेचन अवश्य कराएं। अगतपान आयुर्वेद में मुख्य संहिताओं में कई अगतों का वर्णन किया गया है। हिमबान, अगत, अष्टांग ताच्छल्य, वृषभ, अगत, संजीवन, अजित आदि अंगदों को रोगी की स्थिति और लक्षणों की तीव्रता के अनुसार पान, नस्य, अंजन आदि कराएं। पथ्य, पथ्य में सर्प विष के रोगी की विषनाशक औषधियों से संस्कृत मांस रस, अन्न एवं उसे अविदाही अन्न दें। अपथ्य में क्या, विषमुक्त होने के पश्चात उस व्यक्ति को विरुद्ध भोजन नहीं करना, अध्यसन, क्रोध नहीं दिलाना चाहिए या क्रोध नहीं करना चाहिए, भूखा नहीं रखना उसे, तरह मैथुन कर्म नहीं करना, दिवस स्वप्न निषिद्ध होता है यह पथ्य है। अब आते हैं सर्पों के भेद अनुसार विशिष्ट चिकित्सा। अच्छा, आचार्य सुश्रुत में कल्पस्थान 5वें अध्याय में दर्भिकर, मंडली, राजमान, ये याद करके रखना, ठीक है, कि उनके भेद अनुसार उनकी चिकित्सा। अब इसमें कितना, 7 वेग हैं, तो 7 वेग में दर्भिकर के प्रथम वेग में कौन सी चिकित्सा होगी, रक्त मोक्षण। मंडली में क्या है, मंडली कौन सा दोष प्रधान होता है सर? इनका मालूम है, दर्भिकर, मंडलिन, राजीमान। पित्त दोष प्रधान। और दर्भिकर वात दोष। और राजीमान कफ। आपका? यस सर। यस सर। अच्छा, तो प्रथम में रक्त मोक्षण, मंडली में भी रक्त मोक्षण, और राजीमान में क्या है, अलाव से रक्त मोक्षण। ठीक है, एवं मधु तथा घृत मिश्रित अगत पान कराना चाहिए। अब जो श्रृंग अपन बात कर रहे थे सींग के द्वारा, ठीक है, अलाबू और वैक्यूम कप का एक सेट वो अलग ही रहता है। अब जो वातज दोष से रक्त मोक्षण में क्या रहेगा, श्रृंग के द्वारा रक्त मोक्षण किया जाएगा। श्रृंग हमेशा वात दोष को समावस्था में लाता है, और पित्तज में कोई जलूका से कराते हैं। इसलिए इसमें अलग लिखा है कि अलाबू से रक्त मोक्षण कराया जाता है, क्योंकि अलाबू कपस दोष का निवारण करेगा। द्वितीय में क्या, मधुघृत के साथ अगत पान, इसमें भी मधुघृत, अगत पान एवं यवागु पान मंडली में। राजमान में क्या, बमन पश्चात विषनाशक अगत सेवन कराना। तृतीय वेग में विषनाशक नस्यांजन। मंडली में क्या है, विरेचन कर्म, तीक्ष्ण विरेचन के पश्चात यवागु दें। और दर्भी, इसमें कैसा है, राजमान में दर्भी कर जैसे विषनाशक नस्यांजन। चतुर्थ वेग में क्या कराएंगे, बमन के बाद यवागु दें।
दर्भिकर जैसा, दोनों सेम, तीनों में एक जैसा ही है। वमन के बाद यह बाबू। चतुर्थ पंचम में है शीतल उपचार तथा तीक्ष्ण विरेचन देकर यह बाबू पिलाएं। मंडली में भी वही है, राजमान में भी वैसे ही है। षष्टम में उपरोक्त वक्त ऊपर जैसा ही। अब इसमें क्या, मंडलन में क्या कराएंगे, षष्टम वेग में काकोल्य आदि मधुर गण तथा अगध पान कराएंगे और राजमान में तीक्ष्ण अंजन कराएंगे। सप्तम वेग में तीक्ष्ण अवपीड़न नस्य, तीक्ष्ण अंजन तीक्ष्ण शस्त्र से सिर पर काकपत बनाकर रक्त मिश्रित मांस रखेंगे। ठीक है। इस सप्तम वेग में इसमें क्या, मंडलन में विषनाशक अगत का पान, अवपीड़न नस्य, राजमान में अकेला अपीड़क नस्य। याद कर लेना अच्छे से। अब आगे क्या है, आचार्य चरक ने दर्भिकर सर्प की चिकित्सा हेतु बताया है कि अर्थात सिंधुवार, ऊपर लिखा हुआ है ये श्लोक, सिंधुवारस्य मूलम च श्वेता च ग्रीकर्णिका पानम दर्भिकर दृष्टि नस्यम समधुपाक्लम। ठीक है। अर्थात सिंधुवार का मूल, श्रेष्ठ अपराजिता का मूल, कुछ संभाग लेकर जल में पीसें, फिर इसे मधु तथा कूट चूर्ण में मिलाकर पान तथा नस्य के लिए दें। सिंधुवार किसे बोलते हैं, बताएगा कोई? सिंधुवार का मूल। हेलो, मुस्कान। श्लेष मातक को बोलते होंगे सर। किसको? श्लेष मातक। श्लेष मातक? Yes. नहीं, मैं किसी को मालूम है? 39 रोल नंबर। सेहुंड को सर। किसको? सेहुंड को सर। कौन बोल रहा है? सेहुंड। अंजलि। हाँ अंजलि, कौन? सेहुंड को बोलते होंगे सर सिंधुवार। नहीं नहीं, और किसी को पता है? सर निर्गुंडी को। किसको? निर्गुंडी। कौन बोला ये? सर निकिता। अच्छा, 57 रोल नंबर। यस सर। बिल्कुल सही। निर्गुंडी का पर्याय सिंधुवार है। नेट पे तो नहीं देखा? नो सर। चलो कोई नहीं। ठीक है, सिंधुवार निर्गुंडी को बोला जाता है। ठीक है। तो कूट का चूर्ण मिलाकर ये इस प्रकार नस्य दें। ठीक है। सिंधुवार के मूल, श्रेष्ठ अपराजिता मूल, तो वो संभाग लेकर जल में पीसें, फिर इसे मधुकूट के चूर्ण में मिलाकर पान तथा नस्य के लिए दें। इसी प्रकार मंडली सर्प का चिकित्सा बताते हुए लिखा है कि मंजेठ मुलेट्टी जीवक ऋषभक चीनी गंबारी की छाल बट अंकुर इन्हें संभाग में ने पीसकर जल में मिलाकर पिलाएं। ठीक है। आचार्य चरक ने राजमान सर्प के काटने का निम्न चिकित्सा करने का निर्देश दिया है। इसमें है सौंठ, मरीच, पिपली, अतीस, कूट, गृहधूम, संभालू का बीज, तगर, कटकी, इनका संभाग चूर्ण मधु में मिलाकर चाटने से राजमान सर्प का विष का नष्ट हो जाता है। अब ये बताओ, संभालू किसे बोलते हैं? मुस्कान, क्या सर? संभालू किसे बोलते हैं? संभालू का बीज, संभालू का बीज। ध्यान नहीं है सर। याद नहीं? निर्गुंडी है ये भी। ठीक है। इन सबको संभाग चूर्ण मधु में लाकर चाटने से कौन से सर्प का विष नष्ट होता है? राजमान का। आधुनिक मत अनुसार सांत्वना, वर्बल रेजुरेंस, प्राय हम देखते हैं कि अधिकतर सर्प दंश निर्विष हानि रहित होते हैं। रोगी को सांत्वना देने से रोगी
एंजाइटी के द्वारा होने वाले न्यूरोजेनिक शॉक से बच जाता है। इस प्रक्रिया में रोगी को बताया जाता है कि अधिकतर सर्प निर्विष होते हैं। विषाक्त सर्प भी प्रायः पूरी मात्रा में विष का संचरण नहीं कर पाते, इसलिए चिंतित ना हो। आधुनिक चिकित्सा मत अनुसार कौन सी चिकित्सा? एक सांत्वना चिकित्सा और एक विष प्रसर्पण का अवरोध, फैलने का जो फैलता है उससे रोकने के लिए। सर्प विष का अवशोषण मुख्यतः सुपरफिशियल लिम्फेटिक के द्वारा होता है, इसलिए इमोबिलाइजेशन तथा टर्निक्यूट का प्रयोग किया जाता है। टर्निक्यूट तो समझते ना, बांधा होगा सेकंड ईयर में ब्लड निकालने के लिए, है ना। हाँ, तो इमोबिलाइजेशन में क्या करेंगे कि रोगी को बताएं कि हाथ पैर आदि पीड़ित अंग को ज्यादा हिलाएं नहीं, क्योंकि इससे विष का अवशोषण तेजी से होगा। हाथ पैर के इमोबिलाइजेशन के लिए स्प्लिंट या स्प्लिंग का प्रयोग करें। इसमें क्या करेंगे, स्प्लिंट में बांध देते हैं इसको बैंडेज वगैरह से। इसके लिए हाथों से चूड़ियां निकालकर स्प्लिंट को क्रैप बैंडेज के द्वारा या के साथ अच्छे से बांध दें। इससे प्रेशर इमोबिलाइजेशन मेथड या सदर एंड ब्रेक कहा जाता है। टर्निक्यूट यह अरेस्ट केवल तभी लाभकारी है जब दंश हाथ पैर में हो। अरेस्ट बांधने की क्रिया इस प्रकार की करें कि केवल सुपरफिशियल लिम्फेटिक तथा सुपरफिशियल वेनस फ्लो ही बाधित हो, ना कि डीप वेन में रुकावट हो। डीप वेन में रुकावट होगा तो गैंग्रीन वगैरह के चांस रहता है, अन्यथा इस्चेमिया तथा गैंग्रीन और कभी कभी लेटरल पॉप्लिटियल नर्व में भी डैमेज हो जाता है। टर्निक्यूट को 2 घंटे से अधिक न बांधें, क्योंकि इससे गैंग्रीन होने का खतरा बढ़ जाता है। अब आते हैं भेदन चूषण, इंसिजन एंड सक्शन। यह दंश के 5 से 10 मिनट में उन स्थानों पर जहां पर अरेस्ट नहीं लगा सकते वहां पर कर भेदन चूषण, इंसिजन एंड सक्शन करना चाहिए। यह हाथ पैरों में भी लाभकारी होता है। इसमें दंश स्थान पर 1 सेंटीमीटर लंबा 3 मिलीमीटर गहरा इंसिजन कर देते हैं। ठीक है। फिर ब्रेस्ट पंप के द्वारा मुख या मुख के द्वारा, यदि मुख में व्रण नहीं हो तो करें। कुछ विद्वानों का मत है कि 30 मिनट आचूषण करने से 90% विष निकल जाता है, चाहे दंश को 2 घंटे ही हो गए हों। परंतु कुछ अन्य विद्वान केवल 20% तक ही विष का निष्कासन मानते हैं। औसत प्रयोग साधारण चूल में पैरासीटामोल, अधिक तेज दर्द होने पर पेंटाजोसिन तथा पैथिडाइन भी दे सकते हैं, परंतु इनका प्रयोग लेपिडिवाइट में ना करें। ठीक है, अन्यथा सीएनएस डिप्रेशन का खतरा हो जाता है। ठीक है। एस्पिरिन तथा एनसेड का प्रयोग बाइप्रिन बाइट में ना करें, क्योंकि इससे गैस्ट्रिक ब्लीडिंग का खतरा हो जाता है। एंटीवेनम से हाइपर सेंसिटिविटी हो तो कोर्टिकोस्टेरॉइड तथा एंटीहिस्टामिन का प्रयोग करें। वमन, क्योंकि सर्प विष के रोगी में सामान्य बात है, इसलिए रोगी को करवट लेकर सिर नीचे कर लेटाएं तथा एस्पायरेशन ना हो। अधिक वमन होने पर इंजेक्शन क्लोरोक्लोमेजाइन आईवी दें। आईएम या सबक्यूटेनस से रक्त प्रकृति के कारण हेमेटोमा बन सकता है। ठीक है, इसलिए आईएम और सबक्यूटेनस नहीं देना है। क्लोप्रोमेजाइन आईवी देना है। ठीक है, रक्तगुल्म बन सकता है। आईवी लगाने के बाद ओजिंग रोकने के लिए प्रेशर ड्रेसिंग करें। वहां पर रिसाव रोकने के लिए प्रेशर ड्रेसिंग करना चाहिए। रोगी को टेटनस टॉक्सॉइड प्रोफाइलैक्सिस के लिए दें। ठीक है, रोग निरोधक के लिए ये देना चाहिए। अब एंटीवेनम में
थेरेपी भारत में पॉलीवैलेंट एंटीवेनम आसानी से उपलब्ध हैं जो कॉमन कोबरा, कॉमन क्रेत, रसेल्स वाइपर तथा स्केल्ड वाइपर के विष की चिकित्सा में सक्षम है। वह सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली बंगाल पॉलीवैलेंट तथा सीरम इंस्टीट्यूट पुणे का बना हुआ मिलता है। ये छोटे छोटे पॉइंट याद कर लेना। बायोलॉ में हो सकता है पूछ ले कि भाई एंटीवेनम कहाँ मिलता है या कहाँ बनता है। इसके 1 ml में 0.6 mg शुष्क कोबरा विष, 0.45 mg शुष्क क्रेत विष, 0.45 स्केल्ड वाइपर विष तथा 0.6 mg शुष्क रसेल्स वाइपर के विष का समन होता है। अन्य सर्पों के एंटीवेनम हॉफक्यून कॉर्पोरेशन मुंबई के बने हुए मिल जाते हैं जो कि स्पेसिफिक एंटीवेनम होते हैं, किसी एक सर्प के विष का समन करते हैं। काफी करके ही दी जाती है या देनी चाहिए। इसमें प्रत्युर्जित खतरे हैं, साइड इफेक्ट के खतरे पाए जाते हैं। इसलिए यदि रोगी रक्त स्कंदन संबंधी विकार, हृदय संबंधी विकार, शॉक, निम्न रक्तदाब, इसका एरिथमिया, कार्डियक फेलर, पल्मोनरी ओडिमा, न्यूरोटॉक्सिसिटी संज्ञाना सार्वदेहिक लक्षण हो तभी उसे एंटीवेनम थेरेपी दें। इसकी चिकित्सीय मात्रा थेरेपेटिकल डोज देने से पहले इसकी टेस्ट डोज देकर सीरम सेंसिटिविटी टेस्ट कर लें। एंटीवेनम लायोफिलाइज पाउडर के रूप में एम्पुल्स में मिलता है, एक इंजेक्शन की शीशी में मिलता है। इसको प्रयुक्त जल, डिस्टिल वाटर या नॉर्मल सलाइन में मिश्रित कर प्रयुक्त करें। टेस्टिंग के लिए 1/10 डाइल्यूशन ऑफ एंटीवेनम को 0.02 से 0.03 ml इंट्राड्रमल दें। यदि हाइपर सेंसिटिविटी का संशय हो तो IV एंटीहिस्टामिन दें। तत्पश्चात एड्रेनालिन 1 mg को 100 ml सलाइन में डाइल्यूट करके भी दें। एंटीवेनम का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, IV इंजेक्शन 2 ml पर मिनट और IV इन्फ्यूजन 5 to 10 ml ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड पर kg बॉडी वेट। ठीक है, ये फ्लूइड के साथ भी मिला के देते हैं। मात्रा हेमेटोक्सिक न्यूरोटॉक्सिक विषाक्तता को 3 घंटे से कम समय हुआ हो तो 10 वाइल्स दें। यदि 3 घंटे से अधिक विषाक्तता हो तो 7 वाइल दें। एक बार डोज देने के 6 घंटे पश्चात क्लॉटिंग टेस्ट करें। यदि कोगुलेबिलिटी ठीक हो तो फिर डोज रिपीट ना करें, अन्यथा दूसरी डोज 30 से 60 मिनट में दें। यदि हीमोटॉक्सिक विषाक्त में क्लॉटिंग टेस्ट आदि लाभकारी होते हैं। न्यूरोटॉक्सिक विषाक्तता में यदि टोसिस या ऑप्थेल्मोप्लेगिया दिखाई दे तो दूसरी डोज रिपीट करें। ठीक है, यदि पहले डोज देने पर 1-2 घंटे तक भी रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी फेलर आदि लक्षण सुधरे नहीं तो फिर एक डोज रिपीट करें। यदि दूसरी डोज के बाद भी रेस्पिरेटरी फेलर में सुधार ना हो तो फिर एंटीवेनम थेरेपी रोक दें। रोगी को आर्टिफिशियल लंग मशीन के द्वारा श्वसन क्रिया कराएं। ठीक है, स्थानिक व्रण में क्या है, दंश स्थान पर बने फफोले प्रायः स्वयं फटने लगते हैं, स्वयं ठीक होते रहते हैं। यदि स्थानिक ग्रोथ हो तो सलाइन से ड्रेसिंग करें। यदि इन्फेक्शन हो तो एरिथ्रोमाइसिन या पेनिसिलिन या जेंटामाइसिन का प्रयोग करें। सेकेंडरी इन्फेक्शन होने पर एमोक्सिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन के साथ साथ जेंटामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल आदि दें। कोगुलेशन थेरेपी क्या है, यदि किसी कारणवश एंटीवेनम थेरेपी के द्वारा वाइपर के दंश में लाभ नहीं होता है तो कोगुलेशन थेरेपी के प्रयोग करें। इसके लिए फ्रेश होल ब्लड या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या
एरियो प्रेसिपिटेट्स तथा प्लेटलेस कॉन्सेंट्रेट का प्रयोग करें। हाइपोटेंसिव शॉक होने पर पैरों को ऊंचा करें। इंजेक्शन डोपामिन 2.5 से 5 mcg पर केजी पर मिनट दें। यदि रोगी की यूरिन आउटपुट 400 ml पर 24 आवर्स हो तो उसे इंजेक्शन फ्रूसेमाइड 100 mg IV तथा डोपामिन 2.5 से 5 mcg पर केजी पर मिनट में दें। इसके साथ फ्लूइड बैलेंस भी मेंटेन करें। यदि एक्यूट रीनल फेलर की स्थिति लगे तो डायलिसिस करें। इंजेक्शन फ्रूसेमाइड क्या है? लेसिक्स करके नाम आता है इसका। डायूरेटिक होते हैं। यदि न्यूरोटॉक्सिसिटी ठीक ना हो तो एंटी कोलिनेस्टरेज थेरेपी दें। इसके लिए इंजेक्शन न्यूस्टिकमाइन, मेथिलोसल्फेट तथा एट्रोपिन सल्फेट का सबक्यूटेनियस इंजेक्शन प्रत्येक 4 घंटे से दें। कंटिन्यूअस आईवी फ्लूइड के माध्यम से भी दे सकते हैं। ठीक है, आईवी फ्लूइड में भी डाल देते हैं। श्वसन घात होने पर श्वास पथ साफ रखें, सिर नीचा रखें, आवश्यक हो तो ट्रेकियोस्टोमी करें। श्वास कृच्छता होने पर आर्टिफिशियल लंग्स मशीन के द्वारा श्वास दें। ऐसा कुछ रोगियों में देखा गया कि आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देते रहने पर कुछ दिनों के बाद न्यूरोटॉक्सिसिटी के लक्षण स्वयं ही सम्मिलित हो गए हैं। समुद्री सर्प के काटने पर मायोग्लोबिन नेफ्रोपैथी होती है, जिसकी चिकित्सा मैनिटोल 25 ग्राम तथा सोडियम बाइकार्बोनेट 100 mg को 1 लीटर डेक्सट्रोज 5% में मिलाकर 4 घंटे में दें। स्पिटिंग कोबरा के द्वारा नेत्रों में विष का प्रक्षेप करने पर भरपूर मात्रा में जल से नेत्रों को धोएं और फ्लोरोसेन स्टेन तथा स्लिट लैंप के द्वारा कॉर्नियल अल्सर की जांच करें। नेत्रों में टेट्रासाइक्लिन या क्लोरोपेनिकॉल आइस ड्रॉप डालें। पीड़ा के शमन हेतु 1% एड्रेनलिन आइस ड्रॉप डालें। ठीक है। इसका रिजल्ट वाइपर के काटने के महीनों तथा सालों तक व्यक्ति को कमजोर, एमिनोरिया, टेस्टिकुलर एट्रोफी, हाइपोथायरॉयडिज्म आदि होते हैं। ऐसा हाइपोपिट्यूटरिज्म के कारण होता है। ठीक, ये खत्म कर देते हैं। मरणोत्तर स्वरूप विषाक्त सर्पदंश में 2 फैंग मार्क मिलते हैं, साथ में छोटे छोटे अन्य दंतों की भी चिन्ह हो सकते हैं। कोलुब्रिन जाति के सर्प के काटने पर 1 to 1.5 सेंटीमीटर गहरा और वाइपरिन के काटने पर 2.5 सेंटीमीटर दंत चिन्ह मिलता है। इसके बाद आगे क्या है? कोलुब्रिन दंश के स्थानिक लक्षण बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, सिर्फ श्वास अवरोध एफेक्सिया के चिन्ह मिलते हैं। वाइपरिन बाइट में दंश स्थान के आसपास शोथ विवर्णता, सेलुलाइटिस, रक्तस्राव मिलता है। वृक्कों में मूत्राशय, आमाशय, इंटेस्टाइन में पेटेचियल हेमोरेज मिलता है। इसके अतिरिक्त फुफ्फुसों की स्थानिक लसिका ग्रंथियां, हृदय के एंडोकार्डियम में भी रक्तस्राव के चिन्ह मिलते हैं। सर्पदंश के मृत्यु के प्रमाण पत्र हेतु रेडियोइम्यूनोसे तथा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे टेस्ट कराएं। इसके अतिरिक्त फफोले के द्रव, ब्लिस्टर फ्लूइड तथा शरीर के अन्य द्रवों की जांच से भी सर्पदंश प्रमाणित हो जाता है। चिकित्सा विधिक महत्व में सर्पदंश दुर्घटनावश ही मिलता है, क्योंकि सर्प साधारणतः स्वयं किसी को दंश नहीं करता है। कई व्यवसायों में सर्पदंश की आशंका बनी रहती है, जैसे घास काटने वालों के बाएं तथा
बाएं हाथ तथा पैरों में दंश अधिक देखने को मिलता है। घास काटने वाला व्यक्ति घास को बाएं हाथ से पकड़ता है तथा उसका बायां पैर आगे रहता है और दरांती दाएं हाथ में होती है। इसी प्रकार रबड़, नारियल, सुपारी के पौधारोपण आदि में भी सर्पदंश की घटनाएं प्रायः मिलती हैं। चाय तथा कॉफी के बागानों में काम करने वालों की वाइब्रेंट बाइट अधिकता से मिलती है। आत्महत्या के लिए सर्प का प्रयोग नगण्य है। केवल रानी क्लियोपेट्रा का संदर्भ ही मिलता है। जब उसकी सेना युद्ध में हार गई तो उसने एक वाइपर सर्प के द्वारा आत्महत्या कर ली थी। सर्प के द्वारा परहत्या बहुत कम देखने में आती है। कभी सपेरे किसी व्यक्ति के सोने के बाद उसके कमरे की खिड़की से विषैले सर्प को उसके पलंग इत्यादि पर डाल देते हैं। सर्पदंश से बचाव आयुर्वेद मत अनुसार मनुष्य को दिन में छाता, रात्रि में बजने वाला डंडा लेकर चलना चाहिए। इनकी छाया और शब्द से डरकर सर्प दूर भाग जाता है। इसी प्रकार अन्य उपाय आचार चरक ने भी बताए हैं। जैसे रात में गांव में जैसे देखा होगा डंडा लेके चलते हैं, लाठी, खेत वगैरह में जाते हैं और बजाते हुए जोर जोर से जाते हैं। ठीक है। अब चरक ने क्या बोला है? हीरा, पन्ना, सार्प, चुकमणि, विष्णुशिखा मणि, मणिक्य, सर्प मणि, वैदुर, गजमुक्ता, करमणि, अन्य विषनाश औषधियों को धारण करें। ठीक है। इसके अतिरिक्त सारिका, खग, मोर, हंस, तोता, क्रोच आदि पक्षियों को पालने से भी सर्प का प्रतिषेध होता है। ठीक है। आधुनिक मत अनुसार क्या बताया गया है कि लंबे घास का या श्वेत जंगल आदि में जाने से पहले लंबे चमड़े या रबर के जूतों पहने, मोटी पैंट पहने, रात्रि में बाहर जाने पर तेज रोशनी वाली टॉर्च हाथ में रखें, लकड़ी बीनने, पत्थरों, कूड़े कबाड़ को साफ करते हुए विशेष सावधानियां रखें। पहाड़ों या रॉक क्लाइंबिंग करते हुए ऐसे जलाशय जिसमें खरपतवार हो उसमें नहाते हुए विशेष ध्यान दें। अपने स्टोर रूम तथा बेसमेंट में आदि में डीडीटी, नेफ्थलीन, स्कैपारेथ्रॉइड्स तथा फॉर्मेल्डिहाइड फर्मिगेंट्स का प्रयोग करें। यदि कोई सर्प सो रहा हो तो सुस्त पड़ा हो तो उससे बचकर दूर से ही बिना आवाज किए निकल जाना चाहिए। कभी मृत पड़े सर्प को भी नहीं छेड़ें या उठाएं नहीं, क्योंकि कई सर्प हमले से बचने के लिए मृत प्राय होने का नाटक करते हैं। तो ऐसी जगह भी नहीं जाना है और ना उनको छेड़खानी करना है। ठीक है। और इससे आगे का कल करते हैं। कल कीट विष के पढ़ेंगे। हेलो। ठीक है सर। ठीक है किरण।